हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम मूल्यांकन इवैल्यूएशन का अध्ययन करेंगे। कोठारी कमीशन के अनुसार मूल्यांकन संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया के आंतरिक भागों एवं शैक्षिक उद्देश्यों से अंतरंग रूप से जुड़ी प्रक्रिया है। मूल्यांकन में छात्रों के वर्ष भर का जो उन्होंने शैक्षिक और सशैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लिया है उसका मूल्यांकन किया जाता है। उसे अंक एवं ग्रेड देकर छात्रों का मूल्यांकन करते हैं और दूसरे छात्रों से उसकी तुलना करते हैं। लेकिन मूल्यांकन लेने के कुछ विधियाँ एवं प्रविधियाँ होती है। हम मूल्यांकन कैसे लें, तो मूल्यांकन के लिए कुछ विधियाँ व प्रविधियाँ होती है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मूल्यांकन है तो सबसे फर्स्ट करते हैं हम बच्चों के लिए लिखित परीक्षा है, रिटन टेस्ट। जैसे बच्चों के फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट लिए क्लास में प्रतिदिन हम लिखित परीक्षा में टेस्ट ले रहे हैं, उनके हाफ ईयरली एनुअल परीक्षा ले रहे हैं, हम उनके प्रश्न बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप बना रहे हैं, अति लघुत्रात्मक बना रहे हैं, ऐसे टाइप बना रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न लेकर हम बच्चों के लिए लिखित परीक्षाएँ लेते हैं। फिर उसके अंक निर्धारित करते हैं कि 100 में से 60 नंबर जिसके आएंगे उस बच्चे के फर्स्ट डिवीज़न होगा, जिसके 33% बनेंगे या 33 से कम बच्चे बनेंगे परसेंट वो बच्चा फेल होगा। इस प्रकार लिखित परीक्षाओं के आधार पर हम छात्र को ग्रेड एवं अंक देकर छात्र का मूल्यांकन करते हैं। तो लिखित परीक्षाओं में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं निबंधात्मक परीक्षा, मतलब ऐसे टाइप में हम बच्चों को बड़े प्रश्न देते हैं और उसका डिस्क्राइब करने के लिए कहते हैं, जिसमें बच्चे कम से कम 300 से 400 वर्ड्स में अपना आंसर देते हैं। तो ऐसे प्रश्न में छात्र अपने मन से भी कुछ लिख सकते हैं अगर छात्र उसका अध्ययन करके आए तो इससे ऐसे टाइप प्रश्न से छात्रों की लेखन शक्ति का विकास होता है, मतलब उनकी राइटिंग का विकास होता है। बच्चे अधिक समय तक बैठना सीख जाते हैं, लिखना सीख जाते हैं और इसे छात्रों की कल्पना, स्मरण कौशल, तर्क शक्ति का विकास होता है, क्योंकि ऐसे टाइप प्रश्न देने से छात्र को चिंतन मनन करना पड़ता है, स्मरण करना पड़ता है, जिससे उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है और स्मरण शक्ति का भी विकास होता है। छात्र को स्मरण करना पड़ता है, उसका बोध स्तर पर करना पड़ता है, चिंतन स्तर पर उसका स्मरण करना पड़ता है, फिर उसे उस प्रश्न का आंसर देना होता है। और कौशल मतलब स्किल का भी विकास होता है। छात्र को जो प्रश्न दिए जाते हैं उनमें हम विभिन्न प्रकार के चित्र डायग्राम बनाने को कहते हैं, जिससे उनकी स्किल का डेवलपमेंट होता है। कुछ टेबल बनाने को कहते हैं। तो इस प्रकार निबंधात्मक प्रश्न से छात्रों की कल्पना, स्मरण शक्ति इनका विकास होता है। और निबंधात्मक प्रश्न के कुछ दोष भी होते हैं, क्योंकि इस पर अध्यापक के मनोवैज्ञानिकता का वह प्रभाव पड़ता है। अगर अध्यापक जब कॉपी चेक कर रहा होता है, मान लो उसकी मनोस्थिति सही नहीं है तो उसका बच्चे के मूल्यांकन पर असर पड़ जाता है। अगर अध्यापक का मूड अच्छा है तो बच्चों के मूल्यांकन पर अच्छा प्रभाव पड़ जाता है। तो इसमें अध्यापक की मनोदशा का बहुत प्रभाव पड़ता है। छात्र सही अंक अर्जित नहीं कर पाते हैं और कभी कभी निबंधात्मक प्रश्न में छात्र अपनी इच्छा से कुछ भी लिख देते हैं, तो इसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं। फिर निबंधात्मक परीक्षण के बाद होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ऑब्जेक्टिव टाइप में आप जानते हैं कि बच्चों को हम प्रश्न देते हैं जिसमें 4 ऑप्शन देते हैं। जैसे मैंने ये आंसर दे रखा है, एक प्रश्न दिया है, गुलाबी नगर किसे कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों को इसमें प्रश्न बनाते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं। इसमें से गुलाबी नगर किसे कहते हैं, ए उदयपुर, बी जयपुर, सी बाड़मेर और डी जैसलमेर। तो इसका आंसर होगा जयपुर, सही आंसर है इसका। तो इस प्रकार इसमें बच्चों को बहुविकल्प प्रश्न दिए जाते हैं। तो इन प्रश्नों की कुछ विशेषताएं होती है। इन प्रश्नों का मूल्यांकन सही होता है, बच्चे के नंबर सही आते हैं और अध्यापक की मनोदशा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस ऐसे जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती है उसको कोई भी अध्यापक चेक करे, कभी भी उसमें
विश्वसनीयता की कमी नहीं आती, चाहे उसे कितने भी अध्यापक चेक कर ले, हम बच्चों के अंक वही आएंगे। तो इन परीक्षाओं को, इन प्रश्नों को बहुत उत्कृष्ट माना गया है, जिन पे बहुविकल्प प्रश्न आते हैं। इससे छात्र का हम सही मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर इसी में आता है रिक्त स्थान की भी इसी में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, हम बच्चों को रिक्त स्थान दे देते हैं, वो उसको देखकर भर लेते हैं। तो रिक्त स्थान भी बहुविकल्प प्रश्न में ही आते हैं। जो ये छोटे बच्चों की आप जो हम बुक देखेंगे उसमें पाठ के अंत में रिक्त स्थान दिए होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये भी बहुविकल्प प्रश्न में ही आते हैं। तो फिर मिलान रूप मतलब मैचिंग तीसरा, तो ये भी छोटे बच्चों को दिए जा सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश को हमने किससे मिलाया है? लखनऊ से, उसकी राजधानी लखनऊ है। राजस्थान की राजधानी कौन सी? जयपुर है। तो इस प्रकार हम मिलान द्वारा भी बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। इससे भी सही बच्चों का मूल्यांकन होता है। फिर है मौखिक परीक्षाएं, मतलब वर्बल टेस्ट। हम बच्चों के मौखिक परीक्षाएं लेकर भी बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। बच्चों से कहानी, कविताएं इसमें पूछ सकते हैं, किसी घटना के बारे में पूछ सकते हैं, प्रश्नों के आंसर पूछ सकते हैं, उनसे आशु भाषण करवा सकते हैं। तुरंत हम उन्हें कोई टॉपिक दे के उससे हम आशु भाषण करवा सकते हैं। हम मौखिक परीक्षाएँ ले सकते हैं। फिर साक्षात्कार, इंटरव्यू के माध्यम से भी हम छात्रों का या किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इसमें इंटरव्यू बनाने के लिए हम प्रश्नावली, चेकलिस्ट बनाते हैं। तो उसका वर्णन मैंने आगे किया है, आपको मैं बताऊंगी। तो इंटरव्यू के माध्यम से भी हम बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, जैसे हम बीएड कार्यक्रम में देखते हैं कि छात्र पढ़ा रहे होते हैं और दूसरे स्टूडेंट उसका अवलोकन कर रहे होते हैं। तो अवलोकन के माध्यम से भी हम बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। एक शिक्षक भी वर्ष भर छात्रों के शैक्षिक शैक्षिक गतिविधियों का अवलोकन करता है, उसका आकलन करता है और अंत में इसी आकलन के माध्यम से वह उसका मूल्यांकन करता है। तो अवलोकन भी मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण है। अवलोकन के माध्यम से भी छात्रों का मूल्यांकन किया जा सकता है। उसके शैक्षिक शैक्षिक पक्ष का दोनों का ही अवलोकन एक शिक्षक वर्ष भर छात्र का करता रहता है और उसके माध्यम से आकलन कर उसे अंक प्रदान करता है। फिर प्रायोगिक परीक्षाएं, मतलब प्रैक्टिकल परीक्षाएं लेकर भी हम छात्रों का मूल्यांकन कर सकते हैं। एक छात्र का, जैसे एक शिक्षक जैसे भूगोल की परीक्षा में भी प्रायोगिक परीक्षा लेकर उसका मूल्यांकन कर सकता है। उसका इसमें वाई लेकर भी उसका वह मूल्यांकन कर सकता है। वाई मौखिक में आएगा। फिर प्रायोगिक विज्ञान में भी वह प्रायोगिक परीक्षाएं करवा सकता है, उसकी लैब बनवा सकता है और बच्चों का मूल्यांकन कर सकता है। कंप्यूटर में भी वह प्रायोगिक परीक्षाएं ले सकता है। हिंदी में भी भाषा का भी वो अलग से कर सकता है। तो इस प्रकार छात्रों में प्रायोगिक परीक्षाएं करके छात्रों का मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रायोगिक परीक्षाओं से छात्रों में सहयोग की भावना का विकास होता है, उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, उनमें क्रियात्मकता की भावना भी आती है। तो ये भी, इससे भी छात्रों का मूल्यांकन सही किया जा सकता है। इसमें छात्र निर्भय रहते हैं क्योंकि वह समूह में भी प्रायोगिक कार्य अपना कर सकते हैं। फिर हम व्यक्ति इतिहास विधि, केस हिस्ट्री, इसमें कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं का इतिहास लिखता है। तो इसके माध्यम से भी हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कर सकते हैं। मतलब हर व्यक्ति अपना बारे में, पूरा अपने जीवन के बारे में लिखेगा, अपने किसी भी एक पक्ष को लेकर वो अपना मूल्यांकन कर सकता है। तो इसे व्यक्ति इतिहास विधि कहते हैं। फिर व्यक्ति अध्ययन विधि, केस स्टडी टेक्निक्स, इसमें एक छात्र या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अध्ययन करता है, उसकी केस स्टडी करता है, उसके बारे में जानता है, उसके जन्म से लेकर उसके वर्तमान समय तक की पूरी जानकारी अर्जित करता है, उसके परिवार, समाज आदि की जानकारी लेता है, उसके शैक्षिक स्तर सभी की वह जानकारी लेता है व्यक्ति अध्ययन विधि में। तो यह भी अनुसंधान की भी एक विधि है और मूल्यांकन की भी एक प्रविधि है।
तो इसके माध्यम से भी एक छात्र का मूल्यांकन किया जा सकता है। फिर है समाज नीति विधि। समाज नीति विधि सोशियोमेट्री टेक्निक्स, इसके आधार पर हम मनुष्य के सामाजिक गुणों का, संबंधों का पता लगाकर उसका मूल्यांकन करते हैं। फिर हम जैसे अभी मैंने बोला साक्षात्कार लिया है, केस स्टडी ली है, तो हम इसका हम कैसे करें, तो इसको हम जैसे प्रश्नावली बनाकर छात्र के हम मूल्यांकन कर सकते हैं। एक शिक्षक भी मूल्यांकन कर सकता है, या कोई व्यक्ति अनुसंधान का कार्य कर रहा है तो भी उसका प्रश्नावली बनाकर हम मूल्यांकन कर सकते हैं। विद्यालय में भी छोटे स्तर पर अनुसंधान कार्य किया जाता है, जैसे क्रियात्मक अनुसंधान आदि, तो इसके लिए हम प्रश्नावली बनाते हैं। तो प्रश्नावली कैसे बनाएंगे, जैसे हमने लिया है, हमने किस टॉपिक पे बना रहे हैं, पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन पर, तो हमने इसके प्रश्न बना लिए हैं पाठ्य पुस्तक के इस प्रकार से। क्या वह पाठ्यक्रम से संबंधित है, क्या इसमें इस पुस्तक में चित्र मानचित्र उपयुक्त है, तो इसका हमें बच्चों का हाँ या नहीं में आंसर लेना है। तो इसको हम अंक देकर छात्र का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो प्रश्नावली में हम हाँ या नहीं में उसका आंसर लेंगे। फिर हम रेटिंग स्केल बनाकर भी छात्र का या किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इसमें भी हम सब्जेक्ट ले रहे पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन, तो इसको हम इस प्रकार बनाएंगे। हमने पहले मूल्यांकन हेतु मापदंड, हम किन किन क्षेत्रों में जानना चाह रहा है, पुस्तक के बाहरी रूप कैसा है। मान लो मुझे पुस्तक का बाहरी रूप लगा है, तो मुझे इन पांचों में से किसी एक पर निशान लगा है, तो मुझे पुस्तक का बाहरी रूप अच्छा लगा है तो मैंने श्रेष्ठ पर टिक कर दिया है। फिर कागज़ का प्रकार मुझे कैसे लगा है, पुस्तक का मुझे औसत लगा है तो मैंने औसत पर टिक कर दिया। पुस्तक की भाषा शैली मुझे कैसी लगी, श्रेष्ठ लगी, उत्तम लगी, औसत लगी, निम्न लगी या निम्नतम लगी। तो मान लो मुझे पुस्तक की भाषा उत्तम लगी तो मैं उत्तम पर टिक लगा दूंगी, जिससे मुझे 4 अंक मिल जाएंगे। फिर ये शैक्षिक दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व कितना है, तो इन पांचों में से मुझे शैक्षिक दृष्टि में पुस्तक का मूल्य लग रहा है, महत्व लग रहा है श्रेष्ठ, तो मैं वापस वो श्रेष्ठ पर टिक करूँगी। तो इस प्रकार मुझे इन पांचों में से किसी एक पर टिक लगाना है, और लास्ट में अध्यापक या जो भी आपको ये भरवा रहा है तो वो इसमें अंक दे देगा। और अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी तो आप, जैसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो आप निम्नतम भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम प्रश्नावली बनाकर, रेटिंग स्केल बनाकर, विभिन्न तरह की परीक्षा लेकर हम छात्रों का मूल्यांकन कर सकते हैं। इन मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को अंक एवं ग्रेड दिए जाते हैं और छात्र का मूल्यांकन किया जाता है। फिर उसे प्रगति पत्र प्रदान किया जाता है। या आकलन के अंदर योगात्मक मूल्यांकन में आता है, सममेटिव असेसमेंट में ये आते हैं। सारी परीक्षाएं लेनी, बच्चों को अंक एवं मूल्य प्रदान करना, फिर उनकी मार्कशीट बनाना और उनके अध्यापकों को देना, तो ये सभी कार्य सममेटिव असेसमेंट में आते हैं। तो आज हमने मूल्यांकन संबंधी कार्यों का अध्ययन किया। धन्यवाद।